मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टेरिसिस कर्व, क्लास 12th। चैप्टर 5 का है ये। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो लेक्चर नंबर डाल के टॉपिक सीधे डाले दे रहे हैं। हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व। तो ये जो हिस्टेरेसिस कर्व है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है? फेरो। 3 टाइप के होता है ना, डाया, पैरा, फेरो। ठीक है। हिस्टेरेसिस कर्व आप जानते हैं, कई बार बता चुके हैं, जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को कहाँ रखते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ रखते हैं? जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या प्रोड्यूस आता है? समझ गए? आई वेक्टर हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, कहीं कहीं इसको एम वेक्टर से भी लिखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है। और एच वेक्टर को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। और ये इंटरनल है, यानी जो उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है या इंड्यूस हुआ है। और इनका जो रिजल्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। नहीं समझे? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? बी से। भूल गए क्या सब? क्या होता बी वेक्टर का वैल्यू? म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस म्यू नॉट आई वेक्टर। ठीक है। 3 प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डाया, पैरा और फेरो। सबसे ज़्यादा कौन मैग्नेटाइज होता है? फेरो। तो यहाँ पे जो हिस्टेरिसिस कर्व की बात की जाती है वो किसके लिए? फेरो के लिए। ठीक है। बहुत सिंपल है। तो एक कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे। किसके बीच? एच वेक्टर और आई वेक्टर के बीच। ठीक है। कुछ टर्म है जिनको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक एक करके, जैसे रिटेंटिविटी, दूसरा है कोएसिविटी,
तीसरा हिस्टेरिसिस कर्व, पहले हिस्टेरिसिस को, चौथा हिस्टेरिसिस कर्व। और लास्ट है हिस्टेरिसिस लॉस। समझ गए? ये 5 टर्म है जिनको हम डिफाइन करेंगे। तो ओ से कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ओ पे एच कितना है? 0। एच का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल वर्ड से समझें, हमने एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल लिया, मान लेते हैं आयरन पीस ले लिया कोई, ठीक है, और उसको पहले समझ लो, मुश्किल मैक्सिमम 15-20 मिनट, ठीक है। तो एक आयरन पीस लिया हमने, फेरो मैग्नेटिक कुछ भी ले सकते हो, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। हमने आयरन पीस लिया, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। शुरू में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 0। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं समझे? शुरू में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 0। उसके अंदर कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा? 0। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो वो मैग्नेटाइज कहाँ से हो जाएगा? समझ गए? यानी ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे ओ से। ओ पे एच भी 0, आई फिर रिपीट कर रहे हैं, कहीं कहीं इसको एम भी लिखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को एच वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एम से भी। एम हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एम हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए, नहीं समझे? अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए एम यूज़ करोगे तो फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए आप स्मॉल एम यूज़ करो। फिर पोल स्ट्रेंथ के लिए क्या यूज़ करोगे? तो वो कई बुक्स में पोल स्ट्रेंथ के लिए क्यू एम यूज़ किया गया है। क्यू एम इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू मैग्नेटिक चार्ज, क्यू एम, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। अभी नहीं समझे? यहाँ पे आई एम का मतलब एक ही है, ठीक है। कुछ बुक्स में आई से रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ बुक्स में एम से। अच्छा, आई वेक्टर को कैसे डिफाइन किया था, कोई बताएगा? पर वेरी गुड, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चले जाने दीजिए। तो शुरू में एच 0, आई 0, ठीक है। देखने में ये टर्म जो है काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल। अब हम एच बढ़ाते जाएंगे, आई बढ़ता जाएगा, एच बढ़ाते जाएंगे, आई बढ़ता जाएगा। लेकिन आई बढ़ने की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आई प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। समझ गए? तो इस तरीके से ये करवाता है। यहां पे पहुंच करके आई मैक्सिमम हो गया, ये सैचुरेशन की कंडीशन हो गई। सैचुरेशन जानते हो ना, जब कोई चीज़ बढ़ना क्या हो जाए? बंद हो जाए। स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी ये नहीं होगा कि एच तुम डबल करोगे तो आई डबल हो जाएगा, एच ट्रिपल करोगे तो आई ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, एच बढ़ाने पे आई बढ़ेगा, नो डाउट। शुरुआत में तेजी से बढ़ रहा था, बाद में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, और उसके बाद बढ़ना क्या हो जाएगा? बंद। समझ गए? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा। मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, कम मैग्नेटाइज होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ज़्यादा मैग्नेटाइज। नहीं समझे? एच बढ़ाते गए, आई बढ़ता गया, एच बढ़ाते गए। शुरुआत में थोड़ा तेज़ी से बढ़ा है, बाद में धीरे धीरे बढ़ना क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और यहाँ के बाद बढ़ना बंद, सैचुरेशन आ गया। अब इसके बाद तुम कितना भी एच बढ़ा दो, आई से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। यानी कोई भी मटेरियल एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही मैग्नेटाइज होता है। कोई भी मटेरियल एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही क्या होता है? मैग्नेटाइज। अभी नहीं समझे? कोई डाउट? ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे? एच को कम करेंगे। अब तो इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम एच को कम करेंगे तो आई कम होगा। जब एच को बढ़ा रहे थे, आई बढ़ रहा था। भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम करोगे, मैग्नेटाइजेशन कम होगा। यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। सिंपल वर्ड से समझो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक। हर चीज़ को अपने लेवल पे जाके समझा करो, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके। नहीं समझे?
अब h कम करेंगे I कम होगा, h कम करेंगे I कम होगा, और जब h 0 हो जाएगा तो कायदे से I क्या हो जाना चाहिए, 0 नहीं होता है। समझ गए? यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद भी वो मैग्नेट बना रहा। ऐसे ही तो बनाए जाते हैं सब जो मैग्नेट मार्केट में मिलते हैं, नहीं समझे? H बढ़ाते गए I बढ़ता गया, H बढ़ाते गए I बढ़ता गया, A पे पहुंच के सैचुरेशन की कंडीशन आ गई, यानी I बढ़ना बंद, जितना मैग्नेटाइज होना था हो चुका। अब इसके बाद भी अगर हम H बढ़ाते जाएं तो I में कोई चेंज नहीं होगा, इससे ज़्यादा मैग्नेटाइज ही नहीं होगा। यानी हर मटेरियल एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही क्या हो सकती है, मैग्नेटाइज। समझ गए? अब हम H कम करेंगे I कम होगा, H कम करेंगे I, लेकिन उसी रेशियो में नहीं कम होगा जिस रेशियो में ये बढ़ रहा था। और H कम करते करते, ध्यान सुनना, H कम करते करते जब कहाँ पहुँच जाएंगे, 0, यानी H 0 हो गया, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या किया, ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ I उसके अंदर बच गया। नहीं समझे? और जितना I बच गया उसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। नहीं समझे? आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड द रेजिडुअल, कौन सा वर्ड यूज करते हैं यहाँ, रेजिडुअल का मतलब जो बच गया, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। ठीक है? यानी जितना मैग्नेटिज्म बच गया है उसे क्या कहोगे, रिटेंटिविटी। ठीक है? तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खत्म कर दिया, 0 कर दिया, इसके बाद भी I 0 नहीं हुआ, कुछ ना कुछ I बच गया है। ठीक है? तो जो I लेफ्ट बिहाइंड हो गया है, बच गया है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या कहोगे, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है? इसी को बोला जाता है रिटेंटिविटी। समझ गए? अब भी नहीं समझे? अब अगर तुम चाहते हो कि उसका I बिल्कुल खत्म हो जाए, यानी उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा रिवर्स डायरेक्शन में। कहाँ लगाना पड़ेगा? जैसे पहले टूवर्ड्स राइट था, तो अब कहाँ लगाना पड़ेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है? क्योंकि हमें उसके मैग्नेटिज्म को क्या करना है, ख़त्म करना है। समझ गए? जैसे हम फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे थे, अब रिवर्स को बढ़ाएंगे, तो H अब धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन कहाँ, रिवर्स डायरेक्शन में, तो I क्या होगा, कम होता जाएगा। नहीं समझे? तुम्हारे कुछ समझा ना करो, H बढ़ा रहे थे, I बढ़ रहा था, A तक पहुँचते पहुँचते वो सैचुरेट हो गया, अब इससे ज़्यादा I नहीं बढ़ सकता। अब हम H को कम करेंगे, I कम होगा, लेकिन इसी पाथ के थ्रू कम नहीं होगा, बढ़ रहा, तेजी से रहा था, घटेगा धीरे धीरे, और जब H 0 हो जाएगा, लेकिन I तब तक 0 नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ I उसके अंदर बच जाएगा, यानी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म उसके अंदर बच जाएगा, यानी कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म उसके अंदर रह जाएगा। ठीक है? जिसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी। समझ गए? अब हमें जो बच गया है मैग्नेटिज्म उसको ख़त्म करना है। ठीक है? तो अब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। नहीं समझे? फिर H बढ़ाते जाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में, अब जो बचा हुआ है वो कम होता जाएगा, और जिस रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाए, नहीं समझे, जिस रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे इंटेंसिटी जो बचा था, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, उस रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड को क्या कहोगे, कोएर्सिविटी। हो गया। जितना बच गया वो क्या है, रिटेंटिविटी, और जो बच गया उसको ख़त्म करने के लिए जितना रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए, जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बच गया है, यानी जो रिटेंटिविटी बच गई है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ज़ीरो करने के लिए जितना हमें रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए, उस रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड को क्या कहोगे, कोएर्सिविटी। ओके, नहीं आया समझे? और ये जो ग्राफ मिलेगा, अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इतना बच गया OB, देखो यहां पे आके H 0 हो गया। ये तो पता होगा कि जिस पॉइंट पे हमें H पता करना होगा, कहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, X एक्सिस पे, और I पता करना होगा तो Y एक्सिस पे, और ये भी पता होगा X एक्सिस पे Y 0 होता है, Y एक्सिस पे X 0। यहाँ पे कौन 0 है, H 0 हो गया, लेकिन फिर भी ये इतना क्या हो गया है, बच गया है। यानी OB ही यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटेंटिविटी को।
नहीं समझे? अब इसको जीरो करने के लिए, आई को जीरो करने के लिए हमने एच को बढ़ाया अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे पहुँच करके देखो आई क्या हो गया, जीरो हो गया। नहीं समझे? अभी नहीं समझे? यानी ये जो एच की वैल्यू है, कौन सी, ओ सी, ओ सी जो एच की वैल्यू है, ठीक है, इसी को बोलेंगे कोएर्सिविटी। नहीं समझे? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ इन रिवर्स डायरेक्शन, या ऐसे कह दो द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, या इन अ सैंपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड कोएर्सिविटी ऑफ दैट सैंपल। नहीं समझे? कोई डाउट? ठीक। अब जब हम एच को इसके बाद भी बढ़ाते जाएं तो फिर अब वो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटाइज। नहीं समझे? यहाँ पे पहुँच के जीरो हो गया, मटेरियल न्यूट्रल हो गया, समझ गए? अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मान नहीं रहे, एच को क्या कर रहे हैं, और बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर वो फेरोमैग्नेटिक सैंपल जो है वो मैग्नेटाइज होगा, लेकिन इस बार जो मैग्नेटाइज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि फेरो है ना, फेरो तो एच की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। अभी नहीं समझे? अब वो अपोजिट, पहले के कंपेयर में अपोजिट है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते फिर क्या हो गया, वो सेचुरेट। नहीं समझे? यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर से क्या हो गया, ये सेचुरेट। ये भी सेचुरेशन की कंडीशन है। जैसे वहाँ पे ए सेचुरेशन कंडीशन थी वैसे डी। क्लियर? यानी इसके बाद अगर हम एच को और ये अपोजिट डायरेक्शन बढ़ा रहे हैं, एच को और बढ़ाते जाएं तो फिर अब आई नहीं बढ़ेगा। आई जितना बढ़ना था यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, बढ़ गया। समझ गए? अब हम एच को कम करेंगे, रिवर्स वाला जो एच है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, आई कम होगा। लेकिन जब एच जीरो हो जाएगा आई फिर बच जाएगा। भाई रिटेंटिविटी एक बार प्लस एक्स की डायरेक्शन में होगी, एक बार माइनस। नहीं समझे? सेम वही कर्व। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलर नहीं बना है, इसको ये ज़्यादा ऊपर हो गया, रिटेंटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो गई। ये दोनों तरफ सिमिलर बनता ना। अब ये कौन सा पॉइंट हो गया, ओ बी, ये डी हो गया, ये पॉइंट सी है। समझ रहे हैं? और ये कौन सा पॉइंट हो गया, ई, और ये कौन सा हो गया, एफ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कोएर्सिविटी को, रिटेंटिविटी को कौन कौन बता रहा है, रिटेंटिविटी ओ बी एंड ओ ई। नहीं समझे? ये प्लस एक्स की डायरेक्शन में जो बच गया था और ये माइनस एक्स की नहीं समझे? ये भी तो बच गया है। देखो यहाँ पहुँच के एच कितना हो गया, जीरो। नहीं समझे? एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एच जीरो, एक्स जीरो होता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एच कितना है, जीरो, लेकिन आई इतना बच गया है, आई इतना बच गया। नहीं समझे? तो रिटेंटिविटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी है, ओ बी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितनी है, ओ ई। रिवर्स डायरेक्शन कर दो। नहीं समझे? और कोएर्सिविटी, ठीक है, ओ सी भी है और ओ एफ भी है। कोएर्सिविटी जानते हैं, समझ गए ना? जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए किसको वैनिश करने के लिए, किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को, जो बच गया था उसको ख़त्म करने के लिए जितना रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए। नहीं समझे? उसे हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। समझ गए? अभी नहीं समझे? अब उधर के लिए ये रिवर्स है और इधर के लिए वो रिवर्स है। नहीं समझे? जैसे कोई पागल है तो दुनिया के लिए वो पागल है और उसके लिए दुनिया पागल है। अरे वो पागल आदमी पूरी दुनिया को पागल समझता है, केवल खुद को होशियार। नहीं समझे? दुनिया के लिए वो पागल है और उसके लिए
पूरी दुनिया पागल है, वो सही है। अभी नहीं समझे, कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे कोएर्सिविटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हो गया लो, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? OC और OF। नहीं समझे? और ये जो कर्व हमें मिला है, क्या मिला है? कर्व। ठीक है, इस कर्व को क्या कहोगे? हिस्टेरिसिस कर्व। क्या कहोगे? हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है? ये जो I पीछे रह जाता है H से, H 0 हो गया लेकिन I 0 नहीं हुआ, थोड़ा सा I बच गया है, I पीछे रह जाएगा तो B भी पीछे रह जाएगा। अरे जो I बढ़ेगा तो B भी तो बढ़ेगा, नहीं समझे? तो ये जो H हर बार क्या होता है? पीछे रह जाता है, लैगिंग ऑफ, नहीं H नहीं, I पीछे रह जाता है, H तो आगे आगे चल रहा है, H तो आगे आगे, नहीं समझ आया? देखो यहाँ पहुँच के H कौन हो गया? 0, लेकिन I 0 नहीं हुआ, थोड़ा सा I क्या हो गया? बच गया है, तो कौन पीछे चल रहा है? I। किससे? H से। तो लैगिंग ऑफ I वेक्टर, लैगिंग ऑफ I वेक्टर भी कह सकते हो, B वेक्टर भी कह सकते हो। अगर I पीछे रह गया तो B वेक्टर भी पीछे है, जो चीज़ I के साथ होगी वही B के साथ होगी। लैगिंग ऑफ I वेक्टर और B वेक्टर फ्रॉम द H वेक्टर, फ्रॉम द इज नोन एज हिस्टेरिसिस। ये जो पीछे रह जाता है, नहीं समझे? जब I मैक्सिमम हो गया, H मैक्सिमम हो गया तो I मैक्सिमम हो गया था, उसके बाद जब H 0 हो गया तो कायदे से I को क्या हो जाना चाहिए? 0। I 0 नहीं हुआ तो यानी I क्या रह गया? पीछे, नहीं समझे? तो ये जो I पीछे रह गया किससे? H से। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस, नहीं समझे? और ये जो कर्व है, ठीक है, और इस क्लोज कर्व का अगर हम एरिया निकालें, कुछ समझ आ रहा है? क्या नहीं समझे? क्लोज कर्व का क्या निकालें? एरिया, तो वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लॉस। क्या होता है? एनर्जी लॉस। ठीक है, एनर्जी लॉस इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन वन साइकिल, इन वन साइकिल। समझ गए? यानी एक बार मैग्नेटाइज किया, फिर एक बार डीमैग्नेटाइज किया, फिर मैग्नेटाइज किया अपोजिट डायरेक्शन में, फिर डीमैग्नेटाइज। जैसे एक साइकिल के, एक ऑसिलेशन के 4 पार्ट होते हैं। कोई भी ऑसिलेशन हो, एक ऑसिलेशन के कितने पार्ट होते हैं? जैसे सिंपल पेंडुलम है तो मीन पोजीशन से टुवर्ड्स लेफ्ट गया, वापस आया, टुवर्ड्स राइट गया, वापस आया, तब आप कहोगे एक ऑसिलेशन। नहीं समझे? अब कोई मटेरियल है, उसको तुमने क्या किया? मैग्नेटाइज किया, यहाँ तक पहुँचे, नहीं समझे? फिर उसको क्या किया? डीमैग्नेटाइज किया, यहाँ पहुँच के डीमैग्नेटाइज तो होगा नहीं, यहाँ तक होगा। फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया, फिर उसको क्या किया? डीमैग्नेटाइज किया, यानी जहाँ से चले फिर वहीं आ गए। यहाँ चलना स्टार्ट करो मैग्नेटाइज होने के बाद, यहाँ से फिर वापस यहाँ, तो एक साइकिल में जो एनर्जी लॉस होगी, पर इसका जो एरिया होगा, इस लूप का क्या होगा? एरिया। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एनर्जी लॉस इन पर यूनिट वॉल्यूम इन वन साइकिल। वर्ड्स पे ध्यान दो, एनर्जी लॉस इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन वन साइकिल। ठीक है, एरिया इसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, एरिया ऑफ कर्व कह दो, लूप कह दो, एक ही चीज़ है। इसको हिस्टेरिसिस लूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टेरिसिस लूप। लिख दें, चाहे हिस्टेरिसिस कर्व कह दो, चाहे हिस्टेरिसिस लूप कह दो। ठीक है, तो एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप रिप्रेजेंट्स एनर्जी लॉस इन वन साइकिल in per unit volume of a given ferromagnetic substance and known as hysteresis loss। यानी इस क्लोज कर्व का जो एरिया है, इसी को क्या कहेंगे? हिस्टेरिसिस लॉस, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी लॉस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी लॉस को। अब भी नहीं समझे? अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन का एग्जाम्पल लें, किसका? सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन का जो एरिया होगा बहुत कम होगा इन कंपेयर टू हार्ड आयरन, क्योंकि आप जानते हैं हार्ड आयरन इन स्टील जिसको बोलते हैं, स्टील को मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना दोनों टफ होते हैं। नहीं समझे? मैग्नेटाइज करने के लिए भी हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी, समझ गए? क्योंकि उसके डोमेन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रिजिडली बाउंडेड होते हैं। और सॉफ्ट आयरन के डोमेन कैसे होते हैं? ईजिली बाउंडेड होते हैं, सिंपली बाउंडेड होते हैं। अभी नहीं आया समझे? तो सॉफ्ट आयरन की जो
रिटेंटिविटी है वो भी कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेट भी हटा तो उसका मैग्नेटिज्म क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। बचता भी है तो बहुत थोड़ा सा। रिटेंटिविटी भी कम होती है, और जब रिटेंटिविटी कम है तो उसको ख़त्म करने के लिए जो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो भी कम होगा। नहीं समझे? तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी भी कम होती है, कोर्सिविटी भी कम होती है, हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होता है, सब कुछ कम होता है। बस क्या ज़्यादा होता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक, क्योंकि वो ईजिली मैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या बताती है? कोई मटेरियल कितना ईजिली मैग्नेटाइज हो रहा है। समझ गए? कुछ बुक्स में गलत है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में, गूगल में भी गलत बता देते हैं। ठीक है, गूगल तो भरोसा करने लायक रहा नहीं, क्योंकि गूगल के अपने आंसर तो होते नहीं, जो दूसरे देते हैं उन्हीं का आंसर होता है। तो एक ही क्वेश्चन के आपको दो आंसर मिल जाएंगे, और दोनों एक दूसरे के क्या, जस्ट अपोजिट। नहीं समझे? अगर गूगल पे आप सर्च करो रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, ठीक है, तो उसमें लिखेगा कि कहीं लिखा होगा स्टील से ज़्यादा होता है सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी, कहीं लिखा होगा स्टील से कम होता है। नहीं समझे? स्टील का मतलब हार्ड आयरन, अभी नहीं समझे? जबकि एक्चुअल में क्या होता है, कम। वो तो सबको पता है। सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करके जब डीमैग्नेटाइज करेंगे तो उसके अंदर तो बचते नहीं है, जब एक्सटर्नल बचेगा भी तो बहुत थोड़ा, और हार्ड आयरन में क्या होता है, बहुत बच जाता है। तो साफ साफ पता है, लेकिन गूगल में भी उल्टा लिखा है, कुछ बुक्स में भी उल्टा लिखा है। समझ गए? अभी नहीं समझे? सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी कम, कोर्सिविटी कम, हिस्टेरिसिस लॉस कम, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि वो इजीली मैग्नेटाइज होता है। हार्ड आयरन में उल्टा हो जाता है। इसलिए आपसे परमानेंट मैग्नेट्स किससे बनाते हैं? हार्ड आयरन से। तो रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते तो भी उसके अंदर अच्छा खासा मैग्नेटिज्म बच जाता है। सॉफ्ट आयरन के अंदर बचता नहीं है, बचेगा भी तो बहुत थोड़ा। नहीं समझे? तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी कम, कोर्सिविटी कम, हिस्टेरिसिस लॉस कम, ये तीन ही तो क्वांटिटी है, ये तो प्रॉपर्टी है, ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है? 3। मैथमेटिकल क्वांटिटी यहाँ पे 3 है, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, और ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। अरे अभी नहीं समझे? ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, याद रहे। वैसे स्टार्टिंग जो करोगे तुम वो यहाँ से करोगे, ठीक है। इसको हमने समझाने के लिए ऐसे बताया ताकि आपको रिकैप हो जाए, ठीक है। नोट कर लिया? इसको नोट कर लो, लेकिन लिखोगे यहाँ से, ठीक है। नहीं आया समझे? हो गया। लो, रिटेंटिविटी क्या होती है श्रेया पटेल? जितना मैग्नेटिक, अपने लेवल पे समझा करो, जितना मैग्नेटिक फील्ड बच जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद जितना मैग्नेटिक फील्ड बच जाए वो रिटेंटिविटी। कोर्सिविटी क्या होती है हिमांशु? कोर्सिविटी, हाँ, बचे हुए मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म करने के लिए जितना रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड हमें अप्लाई करना पड़ता है, टू डिस्ट्रॉय द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, द रिक्वायर्ड रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नोन एज कोर्सिविटी। अपने लेवल पे जाके समझा करो, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके। समझ गए? यहाँ तक हो गया? ये हमने अलग से ऐसे बताया है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अभी लिखा देंगे। जितना बच गया वो रेजिडुअल, ठीक है, रेजिडुअल। तो ये जो इनिशियल पार्ट है OA, ये कभी दोबारा रिपीट नहीं होता है, बस ये केवल पहली बार आता है। समझ गए? क्योंकि कभी ऐसा होगा ही नहीं दोबारा कि H 0 हो जाए, I 0 हो जाए। समझ गए? अभी नहीं समझे? हाँ, डीमैग्नेटाइज करने के बाद आप उसको हटा दो, फिर दोबारा मैग्नेटिक फील्ड में रखो, तो फिर प्रोसेस शुरू से स्टार्ट होगा। समझ गए? कोई डाउट? लिखे। When a ferromagnetic substance is placed in the magnetizing field, in the magnetizing field H vector,
कॉमा, द सैंपल, सैंपल का मतलब जो हमने उसको यूज किया है, जो रखा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, नहीं समझे? द सैंपल गेट्स मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड, दैट इज, जब हम दैट इज बोलते हैं तो उसका मतलब आई ई, ठीक है? दैट इज यानी आई ई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ब्रैकेट में आई वेक्टर लिखो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ब्रैकेट में क्या लिखो? आई वेक्टर। प्रोड्यूस्ड, आई वेक्टर इज प्रोड्यूस्ड इन दैट सैंपल, in that sample. Clear? Full stop. On increasing the H vector, on increasing the H vector, comma, I vector also increases up to point A, up to point A. And this portion of curve is represented by OA, represented by OA. ठीक है, पैरा चेंज करें। ऑन डिक्रीजिंग, on decreasing the magnetizing field H vector, H vector, comma, I vector also decreases, I vector also decreases but very slowly, बट वेरी स्लोली। नहीं समझे? डिक्रीज तो होता है लेकिन बहुत धीरे धीरे। ठीक है, थ्रू पाथ ए बी, थ्रू पाथ ए बी, थ्रू पाथ ए बी, full stop. When H vector becomes 0, comma, some magnetization I vector left behind, फिर कॉमा, यानी कुछ मैग्नेटाइजेशन बच जाता है, लेफ्ट बिहाइंड। दिस रेजिडुअल, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म is known as retentivity. ठीक है, क्या लिखा? दिस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ब्रैकेट में लिख लो OB, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ब्रैकेट में क्या लिख लो? OB। यहां पे जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? OB।
इज नोन एज रिटेंटिविटी। अभी नहीं समझे, पहले चेंज करो, इसको शॉर्ट कर लेना, ठीक है। नाउ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H वेक्टर, now magnetizing field H vector is increased in reverse direction, and at point C comma the residual magnetism becomes zero, full stop. This reverse magnetizing field, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, OC, इज नोन एज, क्या कहते हैं, कोएर्सिविटी ऑफ गिवन सैंपल, फॉर गिवन सैंपल, कोएर्सिविटी फॉर गिवन सैंपल। कोएर्सिविटी अंडरलाइन कर लो। लिखा, फुल स्टॉप। ऑन इंक्रीजिंग द H वेक्टर फर्दर, बस खत्म, लास्ट लाइन। ऑन इंक्रीजिंग द H वेक्टर फर्दर comma we get saturation point D in reverse direction. And this process is repeated by the path DEFA, by the path DEFA, लिख लोगे, by the path DEFA to reach at point A again, ठीक है। अब डेफिनेशन हम उसे हमने लिखा दिया है, टू रीच एट पॉइंट ए अगेन लिख लेते हो, गुड। यहाँ तक को वैसे हमने इसमें सब लिखा दिया है, लेकिन इनकी डेफिनेशन दो लाइन के अलग से लिखा देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हेडिंग डालें रिटेंटिविटी, when a ferromagnetic sample is placed in a magnetizing field H vector, comma, it gets magnetized, that is intensity of magnetization ब्रैकेट में लिखो I vector is produced in that material, in that sample,
is produced in that sample. Full stop. When magnetizing field H vector becomes 0, magnetizing field H vector becomes 0, comma, some magnetization I vector, some magnetization I vector left behind in the sample, left behind in the sample. फिर कॉमा, this residual magnetism is known as retentivity. This residual magnetism is known as retentivity. रिटेंटिविटी, इसके लिए एक वर्ड और यूज़ करते हैं, रेमिनेंस. रेमिनेंस करते हैं, रेमिनेंस, रिटेंटिविटी या रेमिनेंस, ठीक है, नो डाउट. हाँ, सेकेंड हेडिंग डालें कोएसिविटी, लिखे. The value of reverse magnetizing field क्या लिखा? The value of reverse magnetizing field required to finish the residual magnetism, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ब्रैकेट में लिख लो रिटेंटिविटी, ब्रैकेट में रिटेंटिविटी. इन अ फेरोमैग्नेटिक सैंपल, इन अ फेरोमैग्नेटिक सैंपल. comma, is known as coercivity for that sample, is known as coercivity for that sample. समझ गए? पढ़ो उसकी डेफिनेशन. इसकी डेफिनेशन पढ़ें. द वैल्यू ऑफ reverse magnetizing field required to finish the residual magnetism in a ferromagnetic sample. नहीं समझे? इसके पहले वाली डेफिनेशन क्या थी? रिटेंटिविटी. इसका नाम है रेमेसेंस. ए कर लो यहाँ पे आई की जगह, रेमेसेंस. कभी कभी क्या है कि रिटेंटिविटी ना बोल के रेमेसेंस बोल देते हैं. रेमेनेंस, 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 ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, स्टेरिसिस, स्टेरिसिस लिखे. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन
मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन of a ferromagnetic substance, of a ferromagnetic substance, comma, the lagging का मतलब पीछे होना, लैगिंग, लेगिंग नहीं, लेगिंग पहनी जाती है। द लैगिंग ऑफ, नहीं समझे, लैग होना मतलब पीछे होना, नहीं समझे, इतना नहीं जान पाते हो, ई तो नहीं लगा दिया इसमें। द लैगिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, intensity of magnetization, ब्रैकेट में I वेक्टर, from the magnetizing field strength, from the magnetizing field strength, ब्रैकेट में H वेक्टर, कॉमा, इज नोन एज हिस्टेरेसिस। जो लैगिंग है, हमने यहाँ पे आई वेक्टर लिखा है, आप चाहो तो कह सकते हो बी वेक्टर, जो लैगिंग है, जो आई पीछे तो बी भी पीछे, किससे, एच से, नहीं समझे, कौन पीछे, आई फ्रॉम एच। गौरव क्यों नहीं जान पाए, ठीक है, तो ये जो पीछे हो रहा है बार बार आई, ठीक है, इसी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस, नहीं समझे, हाँ, हिस्टेरिसिस कर्व। ब्रैकेट में लूप भी लिख लेना, बस दो डेफिनेशन खत्म। अ क्लोज्ड कर्व, अ क्लोज्ड कर्व ब्रैकेट में ए बी सी डी ई एफ ए, ए बी सी डी ई एफ ए, देखा, ए बी सी डी ई एफ ए, अ क्लोज कर्व ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन and demagnetization, and demagnetization for a ferromagnetic sample, ferromagnetic sample, comma, is known as hysteresis curve, is known as hysteresis curve or loop, hysteresis curve or loop for that sample, for that sample। अलग अलग सैंपल के लिए अलग अलग लूप होगा, किसी का एरिया कम होगा, किसी का एरिया ज़्यादा, किसी में कोएर्सिटिविटी ज़्यादा होगी, किसी में कम, किसी में रिटेटिविटी ज़्यादा होगी, कम। लास्ट है बेटा, आखिरी डेफिनेशन, हिस्टेरिसिस लॉस। लिखे, द एरिया ऑफ closed hysteresis curve, the area of closed hysteresis curve
for a ferromagnetic sample, for a ferromagnetic sample represents energy loss in one cycle, in one cycle, in per unit volume. Energy loss in one cycle in per unit volume of given sample. Sample and known as hysteresis loss, and known as hysteresis loss. ठीक है, एक नोट लिख लें बस. तो अलग अलग सैंपल के लिए हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, अलग अलग. ये जो इस क्लोज कर्व का एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी लॉस को. लेकिन इसके साथ दो कंडीशन भी हैं. एक साइकिल में एनर्जी लॉस, कितने में, एक साइकिल में, यानी ए से ए वापस. ठीक है, और दूसरा पर यूनिट वॉल्यूम में. दो कंडीशन है, एनर्जी लॉस इन वन साइकिल इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन सैंपल. अब इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस फॉर दैट सैंपल, फॉर दैट सैंपल. अलग अलग सैंपल के लिए अलग होगा हिस्टेरेसिस लॉस. एक नोट लिख लें बस. दो पॉइंट है. पहला पॉइंट सॉफ्ट आयरन के लिए है. ठीक है, लिखे, उसी के आगे लिख लेना. लिखो, द टेम्परेरी मैग्नेट्स, द टेम्परेरी मैग्नेट्स, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. जितने इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं सब टेम्परेरी होते हैं. द टेम्परेरी मैग्नेट्स, ब्रैकेट में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, आर मेड बाय सॉफ्ट आयरन because soft iron has के बाद डैश लगा दो. फर्स्ट, लो रिटेंटिविटी. सेकेंड, लो कोएसिविटी. थर्ड, लो हिस्टेरेसिस लॉस. फोर्थ, हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी. ठीक है, तो चार रीजन है कि हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट सॉफ्ट आयरन के क्यों बनाते हैं. नहीं समझे, ये चारों लिखा. हार्ड आयरन यानी स्टील में इसका जस्ट अपोजिट. सेकंड नंबर, हार्ड आयरन, ब्रैकेट में लिख लो स्टील. ठीक है, हार्ड आयरन ब्रैकेट में स्टील. अभी तक पहुंचे नहीं, लाइन चेंज कर दिया करो उसी तरह. पैरा चेंज करें. अच्छा, इसमें लिखिए हार्ड आयरन में, द परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड बाय स्टील because steel has, नोट कर लें, because steel has डैश लगा लो, नोट कर लो, हाई रिटेंटिविटी, हाई
कोएसिविटी, हाई हिस्टेरिसिस लॉस, लो मैग्नेटिक परमेबिलिटी। नहीं समझे? हाँ, चारों पॉइंट कष्ट है, उसका जस्ट अपोजिट है। समझ गए? हो गया? घर जाके उसको 2-3 बार पढ़ लेना, बहुत सिंपल है लेकिन कंफ्यूजिंग है, ठीक है? अगर रिवाइज नहीं करोगे तो जब हम कल पूछेंगे, कल परसों 1-2 दिन में, कोएसिविटी क्या होती है नहीं बता पाओगे, वैसे भी नहीं बता पाओगे, हमें पता है। समझ गए? रिटेंटिव, जबकि कितना सिंपल है, जितना मैग्नेटिज्म बच गया वो रिटेंटिविटी, बचे हुए मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए उसे कोएसिविटी। देखना परसों नहीं बता पाओगे, श्रेया पटेल कन्फर्म, तुम भी, ठीक है? भूल जाओगे सब। ओके, दैट्स ऑल।